हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और मैंने आपको बताया हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है यहाँ पर रिवीजन का, चूँकि हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, रेजोनेंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। इससे पहले के लेक्चर तक हमने क्या किया था, लगभग जितने भी इफेक्ट्स हैं क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को खत्म कर चुके थे। रेजोनेंस के बारे में भी हम लोग सीख चुके थे, कंजुगेटेड पोजीशन के बारे में भी सीख चुके थे। यहाँ तक कि लास्ट लेक्चर जब पिछले टर्म पे जब खत्म हुआ था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं तो आप कहाँ कैसे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर सकते थे। ठीक है, तो आज हम लोग को यहाँ पर देखना है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में देखना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ पर रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। तो याद रखना, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हो जाता है, जहां पर रेजोनेंस पाया जाएगा वहीं पर ऑब्जर्व होता है। खास करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आपको मिलता है, जहां पर प्लेनर कंपाउंड्स होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए मेसोमेरिक या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट के लिए। बच्चों, जैसे हम लोग वहां पर बात किए थे प्लस आई माइनस आई, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में प्लस ई माइनस ई। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग यहाँ पर प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट होता क्या है, इसको सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके नाम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, या आपको ध्यान देना है। प्लस का मतलब ये होता है, आप समझना कि बढ़ाना। ठीक है, प्लस का मतलब होता है बढ़ाना। अब सवाल ये आता है क्या बढ़ाना, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। कहाँ पर बढ़ाना, कंजुगेटेड सिस्टम में बढ़ाना। तो आपको याद रखना है कि प्लस आर प्लस एम का मतलब ये होता है कि ऐसे ग्रुप्स जो क्या करते हैं, किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, वो सबके सब क्या हो जाते हैं, आप बताओगे प्लस एम प्लस आर ग्रुप कहलाते हैं। और उनके द्वारा लगने वाले इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस एम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, आप बताओगे कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, अब सवाल आता है चलो ठीक है, ये आपने बताया तो हमने इसको सीख लिया। जो कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा वो प्लस एम प्लस आर ग्रुप कहलाएगा। उसके द्वारा ये लगने वाले इफेक्ट को हम लोग ये प्लस एम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ध्यान देना यहाँ पर, जैसे कि मान लिया कोई एक बेंजीन रिंग है, ये क्या है, कोई एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हुआ है, कोई एक ग्रुप है जिसका नाम है ए। याद रखना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम होता है इसको हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग की एटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, की एटम कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन आपको देखना है कौन प्लस एम प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको हम लोग की एटम कहते हैं। की एटम के पास अगर माइनस चार्ज है, क्या है, माइनस चार्ज है, या फिर बात करते हैं उसके पास क्या है, लोन पेयर। तो कोई भी की एटम हो जिसके पास माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, वो सब के सब क्या करते हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। और यही तो मैंने कहा, प्लस का मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पर बढ़ाना, कंजुगेटेड सिस्टम में बढ़ाना। तो ओवरऑल आपको समझ में आया, कभी भी कोई ग्रुप जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जाए बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो आपको क्या क्या देखना है वहाँ पर, आपको देखना है क्या उसके पास प्लस माइनस साइन है या फिर उसके पास लोन पेयर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बताओ वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। आपने कहा चलो ठीक है, इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पहचान लिया। लेकिन कैसे बढ़ाएगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कैसे बढ़ाएगा उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एनिलीन का। ठीक है, एनिलीन। अच्छा बताओ, यहाँ पर बेंजीन रिंग से कौन सा आइटम जुड़ा है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है आपको पता है, एक लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसके आगे की जो जानकारी है यहाँ पर, इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सीखेंगे और साथ साथ इसको क्या करते हैं, इसको बनाते भी चलते हैं। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस कार्बन को पता चलता है, ये वाला कार्बन कि इसके बगल में कोई एक नाइट्रोजन है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये चाहता है कि इसके साथ बॉन्ड बना लिया जाए। अब सवाल आता है कैसे बॉन्ड बना सकता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, बॉन्ड जिसकी तरफ टूटता है उस पर आता है माइनस चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और आपको पता है लोन पेयर किसके साथ बॉन्ड बनाता है, अगर उसके बगल में कोई प्लस चार्ज आता है तो उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के साथ इस प्लस वाले जो यहाँ पर कार्बन, इसको कोऑर्डिनेट करेगा। और आपको मैंने सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कौन सा आएगा, माइनस चार्ज। मैं यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझो इसको। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर
ऐसा एक बॉन्ड था, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर के साथ एक और बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर ऐसा हुआ NH2, लेकिन याद रहे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जो एक्सेप्ट करता है, किसने एक्सेप्ट किया, यहाँ वाला कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर पहले से प्लस चार्ज आया था इस बॉन्ड को टूटने की वजह से, और इसको जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल। लेकिन अब माइनस चार्ज आपको कहाँ नजर आने वाला है, इस एटम के ऊपर माइनस चार्ज नजर आता है। ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पर ये हुआ, ऐसे था, तो ये हुआ इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर अगले स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। जैसे ही इस वाले कार्बन को, ये बगल वाला कार्बन, इसको पता चलता है यहाँ पर तो कोई माइनस वाला है, क्या पता चलता है, इसको माइनस वाला है, ये चाहता है कि इसके साथ बॉन्ड बना लिया जाए। और आपको पता है माइनस वाले के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा, ये अपना बॉन्ड जो करेगा, अपना पाई बॉन्ड दूर तोड़ेगा, अपने से दूर तोड़ देता है, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, क्योंकि इसको पता था अगर माइनस वाले के साथ बॉन्ड बनाना है तो प्लस चार्ज लाना पड़ेगा। और प्लस चार्ज कैसे लाएगा, आप बताओगे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर तोड़ दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है तो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस और प्लस ने क्या किया होगा, बॉन्ड बना लिया, और माइनस चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ पर आ चुका है, ऐसे बना दिया। फिर बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड तो था ही, यहाँ पर बना दिया। फिर अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान देना, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से यही चीज़, यहाँ वाला जो कार्बन है इसको दिखता है बगल में कोई माइनस चार्ज लिए हुए है, तो ये भी चाहता है इसके साथ बॉन्ड बना लिया जाए। और बॉन्ड बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अपने ऊपर प्लस चार्ज लाओ, अगर माइनस वाले के साथ बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप बताओगे यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस और प्लस ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और ये माइनस चार्ज दौड़ के यहाँ पर चला गया। समझ में आया सबको? तो ये हो गया एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। और अगर हम लोग बात करते हैं, जो मैंने रेड पेन से दिखाया, ये आपको समझना था, यहाँ पर स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया जाता है ये। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, रेड पेन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको खुद समझना है। क्योंकि पहला स्ट्रक्चर आपका न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया था। अगले स्ट्रक्चर में जाना है तो क्या होगा, तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। रेड वाला जो है ये आपको खुद समझना है कैसे वहाँ पर बॉन्ड पोलराइज होगा, ये तो मैंने आपको समझने के लिए दिखा दिया था। लेकिन अब जो बचा हुआ दिख रहा है, यही होता है इसका एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पहला न्यूट्रल है। अब देखना, मैंने आपको कंडीशन बताया था, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ा सकता है, जिसके पास माइनस चार्ज हो या फिर जिसके पास लोन पेयर हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एनिलीन का एग्जाम्पल लिया है। एनिलीन में आपको पता है रिंग से जुड़ा है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। और ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिंग में भेजने का काम करता है। कहाँ पर, रिंग में ट्रांसफर कर देता है। तो आपको पता है माइनस का मतलब क्या हो जाता है, माइनस का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो अभी लोन पेयर कभी यहाँ हुआ करता था, अब कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर रिंग में पहुंच चुका है। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर में वो कहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, और अगले स्ट्रक्चर में वो यहाँ पर पहुंच जाता है। इसी को लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो रिंग पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अच्छा, आपको पता है इस पोजिशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो, और इसको क्या कहते हैं, पैरा। तो ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है कि आप पे माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, या तो ऑर्थो पे आया, या तो पैरा पे आया, या तो फिर से ऑर्थो पर आया। इसलिए कहा जाता है जो प्लस एम प्लस आर ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बताया कि अगर कोई गरीब यहाँ से गुजरा, ठीक है, गरीब का मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल, कौन गुजरा यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जा सकता है, आप बताओगे जहाँ पर इसको माइनस चार्ज दिखेगा। माइनस चार्ज कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ऑर्थो पर। कहाँ पर दिख रहा है, पैरा पर। कहाँ पर दिख रहा है, ऑर्थो पर। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए बताया गया कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर वो जुड़ना चाहेगा तो ये प्लस एम प्लस आर ग्रुप वाले इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, वो उसको डायरेक्शन दे, कहेंगे मेरी ऑर्थो पर या फिर मेरे पैरा पर जाकर के आप जुड़ लो, क्योंकि वहीं पर मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है। क्या मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, नहीं, मेटा पे कुछ नहीं हो रहा था। जहां पर माइनस चार्ज आ रहा था, माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो माइनस आ रहा है मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ओवरऑल आपने प्लस एम प्लस आर के बारे में अभी तक क्या सोचा, ठीक है। तो आपने ये सीखा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप
प्लस का मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पर? कंजुगेटेड सिस्टम में। जो कंजुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा वो प्लस एम प्लस आर ग्रुप कहलाएंगे। कैसे पहचानेंगे कौन हो सकता है? तो बताया अगर की एटम के पास क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, तो ऐसा कोई भी ग्रुप होगा जो रिंग से जुड़ा होगा वो सब के सब क्या करेंगे, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको समझाया। समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो प्लस एम प्लस आर की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर उनका एक ऑर्डर अरेंज किया जाए तो हम लोग कैसे ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं? तो ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैंने आपको पहले बताया था पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्डर मायने रखता है। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप कॉन्सेप्ट आसानी से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्लस एम प्लस आर ग्रुप के बारे में। तो ऑर्डर की शुरुआत होती है, यहाँ पर बताया गया O माइनस सबसे आगे आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर NR2 की बात करते हैं। इसके बाद नंबर आता है NHR, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? NH2। इसके बाद आता है OH जिसको कहते हैं अल्कोहल। इसके बाद आता है OR जिसको कहते हैं ईथर। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये सब के सब क्या होते हैं आपको पता है? इनको कहा जाता है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब बात आती है इसका मतलब क्या हुआ? ये भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। आर्थो और पैरा पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है इनको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। फिर इसके बाद भी कुछ लोग हैं, उनको भी ध्यान देना है। इसके बाद आता है यहाँ पर NHCOCH3। कौन आता है यहाँ पर? NHCOCH3। इसके बाद आता है यहाँ पर OCOCH3। और आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन दो ग्रुप को हम लोग कहते हैं मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग। क्या कहा जाता है? मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग कहा जाता है। मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग इसका मतलब क्या हो जाता है? कहा गया इसका मतलब ये होता है इन सब से थोड़ा कम घटाता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ाते हैं लेकिन उनकी तुलना में थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं। इसके बाद नंबर किसका आता है? इसके बाद बताया गया कोई एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, ठीक है। तो आर ग्रुप के बारे में बताया गया ये क्या होते हैं? वीकर एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब एक्टिवेट ये भी करते हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन क्या होता है? थोड़ा बहुत वीकली एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्स का मतलब हैलोजन, जिसके पास तो बहुत सारे लोन पेयर हैं, लेकिन आपको पता है करता क्या है? ये वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है, एक्टिवेटिंग नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या होता है? डीएक्टिवेट। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता नहीं है, थोड़ा बहुत घटाने का काम करता है। कौन? हैलोजन। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आप बताओगे इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, फिर ऐसा क्यों कर रहा था? तो आपको याद रखना है, हैलोजन की बात करते हैं तो आई इफेक्ट में मैंने इसको कहाँ पर पढ़ाया था? माइनस आई में पढ़ाया था। और अगर हम लोग बात करते हैं आर इफेक्ट में, इसको हम लोग प्लस एम प्लस आर में पढ़ रहे हैं। इसका एक खास बात होता है, इसका जो माइनस आई होता है वो क्या कर जाता है? डोमिनेट कर जाता है प्लस एम के ऊपर। तो ये खास बात चलती है यहाँ पर, ठीक है। ये खास बात यहाँ पर इसकी चलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये वीकली डीएक्टिवेट करता है। लेकिन याद रहे ये ओवरऑल क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। ऐसा नहीं कि डीएक्टिवेट करता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर हम लोग उसको मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे, नहीं। अगर डायरेक्टली हैलोजन जाकर के रिंग से जुड़ा है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका हो जाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। समझ में आया इतना? चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर बताया था वो ऑर्डर आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी ऑर्डर हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर दो ए और बी करके दो यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। ये चाहता है जुड़ना, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करना चाहते हैं? जहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है। तो आपने कहा यहाँ पर देखा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अभी ऑर्डर में मैंने इसको भी आपको बताया, ये भी क्या करता था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ रही है, यहाँ पर भी बढ़ रही है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल से पूछा गया कि आप पहले कहाँ पर अटैक करना पसंद करोगे? तो बताओ कहाँ पर पहले अटैक करेगा? जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। जहाँ पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी तो वहीं पर ये क्या करता है? सबसे पहले अटैक करता है। अब सवाल आता है कौन ज़्यादा बढ़ाएगा? इसके लिए आपको फिर से क्या याद रखना है? ऑर्डर याद होना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर में मैंने आपको बताया था NH2 को मैंने कहाँ पर रखा था?
NH2 को हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखे थे। कहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखे थे। इसलिए क्या करेगा, ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। आर्थो और पैरा पे क्या करेगा, माइनस चार्ज जब लाएगा तो भी काफ़ी ज़्यादा लाएगा। ठीक है, ऐसे चाहे आर्थो पर लाए चाहे पैरा पर, कहीं पर भी ये भी क्या करता है, बढ़ाएगा, लेकिन क्या करेगा, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम बढ़ाता है। इसको मैंने आपको मॉडरेटिंग वाले में पढ़ाया था। तो यहाँ पर इसकी पहली चॉइस कौन सी होगी, ये फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और ये क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही चाहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इस पे जा करके अटैक करेगा। तो ये हो गया +m+r ग्रुप के बारे में जो मैंने आपको बताया। ये क्या करते हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे बहुत ही तेज़ी से अटैक करेगा। चलिए सेकंड नंबर का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंट इफेक्ट का जो सेकंड होता है यहाँ पर -m-r इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर होता क्या। तो माइनस का मतलब ही होता है क्या, घटाना। अब सवाल आता है क्या घटाना, अब बताओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना। कहाँ पर घटाना, अब बताओगे कंजुगेटेड सिस्टम। तो -m-r का एक सिंपल सा मतलब इसके यहाँ पर एक्सप्रेशन से ही लग रहा है, जो कंजुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा वो सब के सब ग्रुप क्या कहलाएंगे, -m-r ग्रुप कहलाएंगे। और उसके द्वारा लगने वाले इफेक्ट को हम लोग -m-r इफेक्ट कहते हैं। अब आपने कहा चलो ठीक है, इसको तो हमने याद कर लिया, इसको इफेक्ट कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कौन करेगा, ये कैसे याद करे? क्या अगर हमको 4-5 दे दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि बता सकते हो क्या कि कौन ऐसा है जो -m-r इफेक्ट शो करेगा, तो हम कैसे पहचानते हैं? तो उसको मैं आपको यहाँ पर फिर से वही पुराना तरीका अपना रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। मान लिया कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एटम को मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमें की एटम कहना है। क्या कहना है, की एटम कहना। चलिए मान लिया की एटम, आपने इसको कह दिया। फिर बताया कि आखिर ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए की एटम के पास कि हम कहेंगे ये -m-r इफेक्ट शो करेगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पर बताया गया, ध्यान देना, बताया गया उसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज हो। क्या हो, प्लस चार्ज हो की एटम के पास। या फिर दूसरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एटम है यहाँ पर, जो एटम है यहाँ पर, ये किसी दूसरे एटम से जुड़े। एटम जो है किसी दूसरे एटम, वो दूसरा एटम कौन होना चाहिए, अब बताओ, ये इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और कैसे जुड़ना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड से, 2 या 3 बॉन्ड से जुड़ना चाहिए। तो कहा गया 2 कंडीशन होनी चाहिए, जो की एटम है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, दूसरी कंडीशन, या फिर की एटम क्या हो जाए, अपने से किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से, मतलब कि या फिर 2 बॉन्ड से या फिर 3 बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर ऐसा कोई एटम आपको यहाँ पर नजर आ जाए बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच, आप बताओगे ये सब के सब क्या करने वाले हैं, -m-r इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपने देखा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब आप बताओगे, आपको देखते ही पता चला, ये देखो लोन पेयर तो यहाँ पर बिजी हो गया, इसके पास नहीं बचा रह गया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो चुका है। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बॉन्ड से है, तो आपने तुरंत बताया ये वाली कंडीशन मैच कर रही है। इसका मतलब ये क्या करेगा, -m-r इफेक्ट शो करेगा। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम करता है। कैसे करता है उसको मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के सिखा रहा हूँ। तो आप बताओगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर खींचेगा उसके ऊपर माइनस आता है, और जिसका खींचा उसके पास क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आता है। और आपको पता है जैसे ही प्लस चार्ज को ये कार्बन देखता है, ये वाला कार्बन देखता है कि अरे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तो प्लस चार्ज है, कुछ ऐसा किया जाए कि इसके साथ बॉन्ड बन जाए। अब आप खुद सोच के बताओ आखिर ये कार्बन क्या करे कि प्लस वाले के साथ बॉन्ड बने। अब बताओ इसको अपने ऊपर माइनस चार्ज लाना पड़ेगा, और माइनस चार्ज कैसे लाता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड को खींचता है और अपनी तरफ खींच के तोड़ लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है, ये आपको समझना है जो रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पर प्लस माइनस ने क्या किया होगा, बॉन्ड बनाया होगा, तो आपने यहाँ पर अब बॉन्ड बना लिया ऐसे n, ठीक है, हुआ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पर तो ये था ही, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें से याद रहे यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब आप बताओगे प्लस चार्ज कहाँ पर आया, यहाँ पर ही तो आया, ये वाला बॉन्ड टूटा तो माइनस प्लस ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। और आप बताओगे ये वाला बॉन्ड ऐसा हुआ, ये वाला बॉन्ड ऐसा हो जाता है। चलिए अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अगले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन को जैसे पता चलता है कि बगल में कोई प्लस चार्ज लिए हुए है, ये चाहता है कि अब तो मेरे ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस चार्ज आना चाहिए। क्या होगा, कैसे आएगा माइनस चार्ज, ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपनी तरफ तोड़ लेगा, माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर
जो मैंने आपको दिखाया ऐसे ही दिखाते रहना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O माइनस आ जाता है। अब प्लस और माइनस ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। प्लस चार्ज कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर था ही। फिर अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगले स्ट्रक्चर में एक बार फिर से इस वाले कार्बन को पता चला कि बगल में कोई प्लस है, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपनी तरफ खींचा और बॉन्ड को तोड़ लिया। यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। और अगले ही स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखने वाला है, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा ही रहेगा। चेंजेस यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड तो बना था, ठीक है। अब प्लस और माइनस ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, और प्लस चार्ज कहाँ पर आ गया, ये हो गए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो गए, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आया, तो अब यहाँ पर जो रेड वाला है मैं इसको जल्दी से मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं इस स्ट्रक्चर में, ये आपको खुद समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद समझना है। तो ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये तो पहला स्ट्रक्चर कैसा है, अब बताओगे पहला स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल है। अगले स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, प्लस चार्ज आपको आर्थो पर दिखता है। फिर अगले स्ट्रक्चर में आपको प्लस चार्ज पैरा पर दिखता है, और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में भी प्लस चार्ज आपको ऑर्थो पर दिखाई देता है। तो क्या समझ में आ रहा है, प्लस चार्ज का मतलब आपको पता है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इसलिए मैंने बताया था जो इलेक्ट्रोफाइल होते थे उनके ऊपर क्या आता था, प्लस चार्ज आता था। क्यों, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती थी। वही चीज़ होता है यहाँ पर, कोई ऐसा ग्रुप लग गया जिसने क्या किया, यहाँ पर अब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींच लिया। सोचो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड रिंग में हुआ करता था वो क्या हुआ, रिंग के बाहर चला गया, ऊपर चला गया, और अब रिंग को मिल रहा है केवल प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज कहाँ पर आ रहा है, आर्थो और पैरा पर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि माइनस एम माइनस आर वाले करते क्या हैं, आप बताओगे, ये डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर, ठीक है। कहाँ पर करते हैं, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं अब इनके केस में, अगर कोई कभी इनके केस में कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आ जाए तो वो कहाँ पर जाएगा। इनके केस में अगर कोई माइनस एम माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है रिंग से, और वहाँ पर आ जाए कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई गरीब, तो क्या उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, क्या रिंग उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम करेगा। आप बताओगे हाँ, क्योंकि आर्थो और पैरा पर घट रहा है ना, मेटा पर तो कुछ नहीं हो रहा है, मेटा पर कुछ नहीं हो रहा है, मेटा पर कुछ नहीं हो रहा है, तो मेटा पोजीशन पे जा सकता है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा मेटा पोजीशन पे। कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। इसलिए कहा जाता है माइनस एम माइनस आर वाले क्या होते हैं, अब बताओगे, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करते हैं कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर जुड़ने के लिए। याद रखना, ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, आर्थो पैरा पर घटाने का काम करते हैं। जब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। इसलिए कहा जाता है ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। करते क्या है, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। तो ये हो गया माइनस एम माइनस आर ग्रुप। अब मैं इसका ऑर्डर भी आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अब लोग यहाँ पर ये देखते हैं कौन से ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है, जो माइनस एम माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, और वहाँ पर कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा, इसके लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आता है NH3+, ठीक है। इसके बाद बताया गया यहाँ पर नंबर आता है NO2 का, NO2 के बाद नंबर आता है यहाँ पर CN का, इसके बाद आता है SO3H का आता है, फिर जाकर के यहाँ पर CHO का ऑर्डर आएगा, उसके बाद यहाँ पर CO और का ऑर्डर आता है, और सबसे लास्ट में लोग यहाँ पर COOH को लिखते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑर्डर हो गया। ये सब के सब क्या करते हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, या फिर कह सकते हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींचने का काम करते हैं, बाहर लेके जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ याद कर सकते हैं तो याद करना है यहाँ पर NR3+, CF3, CCl3, ठीक है, ETC। ऐसे कुछ और ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, माइनस एम माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। याद रखना है यहाँ पर खास करके, ठीक है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो वहाँ पर क्या कहा गया था, आपको याद है 17 या फिर 18 में आया था, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था हेलोजन के बारे में, प्लस एम प्लस आर में बताया था। प्लस एम प्लस आर में क्या करते थे, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन नहीं है, बल्कि हेलोजन से कोई कार्बन जुड़ा है, उससे जाकर के हेलोजन जुड़ता है, तो उस कंडीशन में अब वो आर्थो पैरा नहीं, अब वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। तो इसलिए बताया गया अगर CCl3 लिया, CF3 लिया, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आया सबको, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका ऑर्डर।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपने प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर को आप सीख चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर इसको हम लोग सीख रहे हैं, इसके ऑर्डर को हमने रट लिया, याद कर लिया, तो इसका काम क्या होने वाला है, आगे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं हम लोग को, तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा, जो एम इफेक्ट होता है, ठीक है, एम जो हो जाता है वो सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है। इसके बाद किसका नंबर आता है, एच इफेक्ट। एच इफेक्ट का मतलब हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में कौन आता है, आई इफेक्ट का नंबर आता है। ठीक है, ये ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है मीजोमेरिक या फिर रिजोनेटिंग इफेक्ट, इसके बाद नंबर आता है हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, और सबसे कम कौन होता है यहाँ पर, आप कहोगे आई इफेक्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के केस की अगर बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, अब बताओगे यहाँ पर इसका आई जो हो जाता है वो एम से ज़्यादा हो जाता है। ये एक्सेप्शन का केस है, यहाँ पर माइनस आई इसका डोमिनेट कर जाता था, किसके ऊपर, प्लस एम के ऊपर। चलिए यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को सीखना है, तो उससे पहले 2-3 बातें आपको सीखनी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर OCH3 लिख के दिखाया, क्या बताया, OCH3, तो आपको याद यहाँ पर क्या रखना है, OCH3 के केस में तो आपको याद ये रखना है, अगर आपको बात करते हैं यहाँ पर OCH3 का मतलब OR आई में कौन सा इफेक्ट देता था, आप बताओगे आई में तो ये माइनस आई देता था। अगर ऑर्डर आपको याद है, मैंने बताया था OH के बाद जस्ट बाद किसका नंबर आता था, OR का आता था। लेकिन M में कहाँ पर आता था, अभी मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में आते थे, आप वैसे भी चेक कर लो। M के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जो रिंग से जुड़ा हो उसके पास क्या होना चाहिए था, लोन पेयर होना चाहिए था, जिस हिसाब से ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो कहने का मतलब आई में इसका अलग व्यवहार है और M में इसका अलग व्यवहार है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, फिर से बात करते हैं यहाँ पर NH2 ग्रुप की बात करते हैं, इसके लिए एक बार फिर से चेक करो। अगर NH2 ग्रुप की बात करते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर आई की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये माइनस आई में, ठीक है, मैंने आपको बताया था OH के बाद OR के बाद जस्ट NH2 या फिर NRO2 का नंबर आता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप बताओगे आई में तो माइनस आई रखता है, वो तो क्लियर है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं M में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम की प्लस एम, बताओ, डायरेक्टली अटैच एटम आपका नाइट्रोजन ही होगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो ये चीज़ें होगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, OH अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल को भी हमने माइनस आई में पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, माइनस आई में पढ़ा था, और यहाँ पर कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, प्लस एम में। ठीक है, कंडीशन क्या है, लोन पेयर रखे हुए हैं, तो आप बताओगे ये प्लस एम में है। और मैंने आपको बताया ये सब क्या होते हैं, एम में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हेलोजन का केस तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, माइनस आई डोमिनेट कर जाता किसके ऊपर, प्लस एम के ऊपर। अब इसके एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। पहला एप्लीकेशन इसकी हम लोग बात करते हैं वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस आयन आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोकेटायन, और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया अगर स्टेबिलिटी, अब आप बताओगे अभी तो इसको हम लोग पढ़ के आ रहे थे, प्लस आई माइनस आई से वहाँ पर हम लोग देखे थे, वहाँ पर कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग वहाँ पर देखे थे। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और बताइए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्लस एम के, इन्वर्सली किसके हो जाएगा, माइनस के। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले भी तो हम लोग कुछ पढ़ के आए थे, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ कैसा था, आप बताओगे प्लस की स्टेबिलिटी को कौन कर रहा था, प्लस वाला बढ़ा रहा था, और प्लस की स्टेबिलिटी को कौन, माइनस वाला घटा रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर दोनों इफेक्ट को मिला करके हमको देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट को भी मिलाना है और मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों को मिला करके यहाँ पर कार्बोकेटायन कार्बोनाइन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करना है हम लोग को। तो यहाँ पर बताइए या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो प्लस एम हो चाहे वो प्लस आई हो, ये दोनों मिलकर के बढ़ाएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं माइनस एम माइनस आई वाले क्या करते हैं, प्लस की स्टेबिलिटी को घटाने का काम करते हैं। समझ में आया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से समझना, हम लोग ये एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन तो है ही, मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई ग्रुप जोड़ दिया, मान लिया यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ दिया। बी वाले एग्जाम्पल में भी मैंने क्या किया, यहाँ पर उसी NO2 ग्रुप को उठा करके मैंने मेटा पोजीशन पर जोड़ दिया। फिर सी वाले ऑप्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पर NO2 ग्रुप को क्या किया, पैरा पर लगाया, और डी वाला एक बना लेते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगाया, ठीक है, केवल बेंजाइल कार्बोकेटायन लिख दिया, ऐसा कुछ हुआ।
आपसे पूछा गया यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अरेंज कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले एक बात याद रखना है यहाँ पर, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन करना है तो आप लिखना है मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट का मतलब क्या? मीजोमेरिक इफेक्ट। एम इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना आपको, यहाँ पर क्या है, मेटा पोजीशन। आपको बताया इसको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन, इनको कहा जाता है पैरा, और ये दो पोजीशन आपको जो दिखाई दे रही है इसको मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी एम इफेक्ट काम नहीं करता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे करना था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अब बताओगे यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये आई इफेक्ट भी शो करता है और एम इफेक्ट भी शो करता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आई और एम दोनों से देखना था। अगर सेम ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, आर्थो मेटा पैरा पर रोटेट करा के यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आई और एम दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सवाल ये आता है यहाँ पर, आई में कौन सा इफेक्ट शो करता था, NO2। अब बताओगे NH3 प्लस के बाद जस्ट नंबर NO2 का आता था माइनस आई में, ठीक है, ये हुआ। अगर बात करते हैं माइनस एम में, तो अभी मैंने ऑर्डर लिखाया था, यहाँ पर भी NH3 प्लस के बाद जस्ट आता था NO2। तो अब बताओ कि यहाँ पर भी ये माइनस एम शो कर रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ये मेटा पोजीशन है, तो यहाँ पर आप बताओगे एम इफेक्ट नहीं, केवल आई इफेक्ट आएगा, और वो कैसा होगा, माइनस आई। ये पैरा पोजीशन हुआ। पैरा पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, पैरा पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये क्या करता है, आई इफेक्ट शो करता है और एम इफेक्ट शो करता है। पैरा पर फिर से लगने लगेगा, क्योंकि आर्थो पर केवल आई ही मेटा पे क्या होता है, केवल आई इफेक्ट लगता था, लेकिन आर्थो पैरा पर दोनों लगते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओगे, इसका माइनस आई होता है, इसका माइनस एम होता है, यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अच्छा बताओ, माइनस क्या कभी प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाया, माइनस कभी प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाया, नहीं, घटाया है। तो आप बताओगे यहाँ पर आई की वजह से स्टेबिलिटी घटेगी, और एम की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी घटेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई अब क्या हो गया, आपको दिख रहा है, अब ग्रुप से थोड़ा सा दूर हो गया, ये ग्रुप के ज़्यादा करीब था, तो इसका आई इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर मेटा पोजीशन में चलते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पहले से कम हो गई होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सी वाले में, यहाँ पर आई इफेक्ट लग रहा है, तो आप बताओगे आई वाला क्या करेगा, माइनस है, तो ये क्या करेगा, प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा बताओ, पता है काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घटाएगा। लेकिन एम की बात करते हैं, एम के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, एम केवल आर्थो और क्या होता है, पैरा पर लगता है, लेकिन जितनी पावर इसकी आर्थो पर, उतनी ही पावर क्या होगी, इसकी मेटा पर हो जाएगी। जितनी पावर के साथ ये आर्थो पर घटाएगा, उतनी पावर के साथ ये पैरा पर भी घटाता है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं मेटा वाले, और इनकी पावर में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन आई की बात करते हैं, आप ग्रुप से जैसे जैसे दूर जाओगे, इसकी पावर घटती चली जाती है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो अब बताओगे यहाँ पर भी ओवरऑल दोनों की वजह से घट रहा है, यहाँ पर एक की वजह से घट रहा है, यहाँ पर दोनों की वजह से घट रहा है, और यहाँ पर ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, डी। अब सवाल आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं ना। अब बताओ यहाँ पर बी वाले पोजीशन पे केवल आई की वजह से घट रहा है और एम नहीं, एम बहुत पावरफुल होता है, मैंने यहाँ पर बताया, वो अकेले बहुत ही ज़्यादा घटाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर केवल आई ही घटा रहा है। अब बताओ कि यहाँ पर नंबर आ जाएगा बी वाले का। फिर बात करते हैं ए और सी में, दोनों में तो आई और एम है, लेकिन कम कहाँ पर है। अब बताओगे जितना एम यहाँ पर है उतना एम यहाँ पर है, तो दोनों की वजह से डिसाइड नहीं होने वाला है। अब कौन डिसाइड करेगा, आई। यहाँ पर आई क्या हो जाता है, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये ग्रुप के ज़्यादा करीब में है, और यहाँ पर ये ग्रुप से काफ़ी दूर हो गया, तो इसका आई इफेक्ट काफ़ी कम होगा। तो जिसका आई इफेक्ट कम होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा घटाएगा, तो सबसे कम स्टेबिलिटी यहाँ पर ए वाले की होगी। तो ये हो गया यहाँ पर इसका ऑर्डर। समझ में आया सबको, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया,
ऑर्थो पर CH3, फिर उसी को उठा करके मेटा पे फिर पैरा पर किया और लास्ट वाले में यहाँ पर उस ग्रुप को लगाया ही है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए, बताओ इसका I इफेक्ट भी होगा, आर्थो पर है तो M इफेक्ट भी होगा, यहाँ पर मेटा पे है तो केवल I इफेक्ट होगा, और यहाँ पर पैरा पर फिर पहुँच चुका है तो यहाँ पर आप बताओगे I इफेक्ट भी होगा और इसका M इफेक्ट भी होगा। अब सवाल आता है यहाँ पर कौन सा होगा M, कौन सा होगा I। अगर आप बात करो इसकी OCH3 की तो आप बताओगे ये माइनस I इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? माइनस I इफेक्ट शो करता है I में, लेकिन M में मैंने आपको बताया था क्या, प्लस M इफेक्ट शो करता है। OCH3 की बात करते हैं, यहाँ पर तो M काम नहीं करने वाला, मेटा पोजीशन है, केवल I हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैरा पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस I, और M में क्या हो जाएगा, प्लस M हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर एक का व्यवहार माइनस के साथ है, एक का व्यवहार कैसा है, प्लस के साथ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक का व्यवहार माइनस के साथ, एक का व्यवहार यहाँ पर प्लस के साथ है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला प्लस की स्टेबिलिटी को घटाने का काम करेगा और प्लस वाला बढ़ाएगा। एक घटाना चाहता है, दूसरा बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर माइनस I क्या करेगा, वो अपने माइनस I की वजह से घटाएगा, और प्लस M क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, तो ये भी प्लस क्या करेगा, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बी वाले में। बी वाले में क्या हुआ, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन अपनी जितनी पावर उतनी पावर के साथ घटाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I है, I क्या करेगा, अब पैरा पे पहुंच चुका है, अब इसकी पावर पहले से थोड़ा कम हो गई होगी, लेकिन M क्या है, ये प्लस के साथ है, तो प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और यहाँ पर जितना ये यहाँ पर बढ़ाएगा उतना ही ये आर्थो पर भी बढ़ा रहा होगा, और यहाँ पर कोई ग्रुप ना बढ़ाने वाला ना तो घटाने वाला है। अब सवाल आता है इस टाइप का होगा तो हम लोग क्या मानेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, M वाला ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ए वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, M वाला ज़्यादा पावरफुल है तो ओवरऑल ये बढ़ेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पैरा में भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बी वाले की बात करते हैं, जो आर्थो वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इफेक्ट काम कर रहा है I, और वो भी माइनस के साथ है, और माइनस कभी प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता चला कि यहाँ पर A और C में बढ़ रहा है, B में ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, और B में क्या हो रहा है, घट रहा है। अब सवाल आता है कहाँ पर बढ़ेगा, A और C में किसका नंबर पहले आने वाला है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अब आपको खुद सोचना है A और C में किसका नंबर ज़्यादा होगा। जितना M यहाँ पर लग रहा है उतना M यहाँ पर लग रहा है, तो ये तो डिसाइड नहीं करने वाला है। कौन डिसाइड करेगा, I वाला इफेक्ट डिसाइड करेगा। ये कह रहा है कि मैं तो आर्थो पर हूँ, मेरी वजह से ज़्यादा घटेगा। ये कह रहा है मेरी दूरी बढ़ गई है, अब मेरी पावर थोड़ी सी कम हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं घटा पाऊँगा। तो ओवरऑल आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा C होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, आप बताओगे यहाँ पर A वाले का नंबर आएगा, फिर D वाले का नंबर आएगा, क्योंकि B वाले में तो ओवरऑल घट रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक क्या होगा, इसको आप जल्दी से समझो। जैसे मैं M इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मेटा इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेटा इफेक्ट कहाँ पर लगता है बताओ, ऑर्थो पर लगता है, और कहाँ पर लगता है, पैरा पर लगता है। कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर लगता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि मेटा इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है, तो मैंने एक वैल्यू इसकी मान ली है। हम लोग एक ट्रिक से समझने वाले हैं जिससे आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी ना गलत हो। ठीक है, उसको देखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मेटा इफेक्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, चाहे वो आर्थो पर जितना लगता है उतना पैरा पर भी लगता है। इसलिए आर्थो पर वैल्यू मैंने 100 लिखा है, तो पैरा पर भी इसको 100 लिख दिया है। अब सवाल ये आता है, अब आर्थो पे है या फिर पैरा पे, उसकी वजह से बढ़ रहा है कि घट रहा है ये पता नहीं हो, तो उस ग्रुप को देख करके पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आर्थो पर मेटा इफेक्ट जो लग रहा है उसकी वैल्यू 100 है, और उसकी वजह से अगर वैल्यू वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको हम लोग प्लस 100 लिखते हैं। अगर स्टेबिलिटी बढ़ी, जो ग्रुप लगा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे ये प्लस 100 में बढ़ाएगा। और कंचित काला अगर वो क्या कर रहा है, इसको घटाने का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे वो माइनस 100 में। तो जितनी पावर के साथ वो बढ़ाता है उतनी पावर के साथ वो घटाता भी है। ठीक है, ऐसे पैरा पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 100 माना, तो आप बताओगे इनकी वजह से बढ़ा तो हम कहेंगे ये प्लस 100 की वैल्यू रखेंगे इसकी। अगर इनकी वजह से घटा तो इसको हम लोग माइनस 100 कह देंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर समझना है, जब मैं इसका एप्लीकेशन यहाँ पर कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं आई इफेक्ट की। आई इफेक्ट की बात करते हैं तो आप बताओगे आई इफेक्ट तो सब जगह लगता है, ऑर्थो पर भी लगता है, ठीक है, मेटा पर भी लगता है और पैरा पर भी लगता है।
तो ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा करीब में है, देखो यहाँ पर ऑर्थो सबसे ज़्यादा करीब में है, और जो अगर हमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, जितना ज़्यादा करीब में होगा उतना ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको ये भी तो पता है इंडक्टिव इफेक्ट मीसोमेरिक इफेक्ट से कम होते हैं। तो ऑर्थो पर मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया 75 माना, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते 100, क्योंकि मीसोमेरिक इफेक्ट तो 100 तो होता ही, तो आई इफेक्ट को इससे कम ही रखना था, तो ऑर्थो पर मैंने 75 रख दिया। और आपको क्या बताया, अगर इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इस 75 को हम लोग +75 रखेंगे, अगर इसकी वजह से स्टेबिलिटी घट रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं -75 रखने वाले हैं। ऐसे मेटा पोजीशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूरी और पीछे चला गया तो वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, इसको मैंने यहाँ पर 50 मान लिया। और 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना, अगर ये बढ़ा तो +50, अगर ये घटा तो क्या हो जाएगा -50। ऐसे पैरा पर भी मैंने वैल्यू बताया, अब इसको तो और कम रखना था क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, अगर इसकी वजह से बढ़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +25, अगर इसकी वजह से घटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -25, ऐसा कुछ हो जाता है। समझ में आया सबको? तो हम लोग अगर क्या करते हैं मेटा पोजीशन के लिए मीसोमेरिक इफेक्ट के लिए 100 वैल्यू रखते हैं, बढ़ेगा तो वैल्यू +100 में लिखेंगे, उसकी वजह से घट रहा है तो -100 लिखेंगे। ऐसे मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट के लिए 75 आर्थो पर, 50 लिखा मेटा पे और 25 लिखा पैरा पर। अगर बढ़ेगा तो वैल्यू प्लस में लिखेंगे, घटेगा उसकी वजह से तो हम वैल्यू माइनस में लिखते हैं। चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर मैंने बताया था CADB, ऐसा हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया, इससे अगर देखें तो आप देखो यहाँ पर आई के लिए मैंने क्या बताया, ऑर्थो पर आप चेक करो 75 लिख दिया 75, और एम के लिए हमेशा 100 होता है, ठीक है, ऐसा कर दिया। हम लोग एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। अब यहाँ पर सवाल आता है प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है, तो आपको देखना है यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही घट रही, बताओ माइनस वाले क्या प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं, क्या करता है घटाने का काम करता है, घटाना है तो घटाने वाला साइन क्या होता है माइनस। ऐसे ये प्लस वाला है, +m है और प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो बढ़ाने वाला साइन क्या होता है प्लस, तो +100 लिख दिया। और मैंने बताया ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे वैल्यू को मैंने लिखा था 50। अब आपको देखना है इस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, आपने कहा ये तो माइनस आई है और ये प्लस में है तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, घटने वाला साइन क्या हुआ यहाँ पर माइनस, घटाने वाला साइन माइनस हुआ। ऐसे पैरा पोजीशन पे चलते हैं, यहाँ पर फिर से दोनों इफेक्ट लगने लगे, और पैरा के लिए मैंने बताया था वैल्यू कितनी होती है आई में 25 और एम में कितना होता है 100। अब आपको प्लस माइनस डिसाइड करना है, ये माइनस वाले क्या करेगा वैल्यू को घटाएगा, घटाने वाला साइन माइनस, और ये क्या करता है वैल्यू को बढ़ाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ना तो बढ़ा ना तो घटा। चलिए वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर, ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बताओगे 25 प्लस में, यहाँ पर -50 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बताओगे 75 प्लस में और वहाँ पर 0। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है, वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रही है सी वाले में 75 है वैल्यू, उसके बाद किसका ए वाले का, उसके बाद डी वाला 0 है, फिर डी वाला, ठीक है, और सबसे कम कौन हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 के भी अंदर गई है, कहाँ पर माइनस में। अब बताओ कि ये हो जाता है ऑर्डर, समझ में आया सबको? तो ये हो गया केटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई भी ग्रुप दिया गया है, अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया तो आप वहाँ पर अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर और एम इफेक्ट का, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, ठीक है, कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। कार्बन एनायन का मतलब माइनस आयन, और माइनस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा सकता है माइनस एन, घटाएगा कौन, इसका अपोजिट कौन होता है प्लस वाला, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं, और इसके पहले भी हम लोग पढ़ के आए थे -i वाला भी तो बढ़ाता था, ठीक है, घटाता कौन था प्लस है। तो ओवरऑल यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है एनायन की स्टेबिलिटी के लिए कि माइनस की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है तो -m और -i वाला बढ़ाएगा, और +m +i वाले क्या करते हैं उसको घटाने का काम करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समराइज करके देखो तो आपको यही दिखेगा, प्लस की स्टेबिलिटी को प्लस वाला बढ़ाएगा, माइनस वाला घटाएगा, और माइनस की स्टेबिलिटी को माइनस वाला बढ़ाएगा, प्लस वाला घटाता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बस ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल्स में आपको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कार्बन एनायन का ऑर्डर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने NO2 लिखा,
चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है और आपसे पूछा गया एनायन दिख रहा है आपको, आपने कहा दिख रहा है, तो बताओ इसके एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर ग्रुप को पकड़ते हैं, इस ग्रुप की बात करते हैं। तो ये ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है और एम में भी क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जब आप वहाँ पर ऑर्डर को देखेंगे। मेटा पोजिशन है केवल आई इफेक्ट और वो भी माइनस आई। यहाँ पर बात करते हैं, इसका एक बार फिर से आई भी चलेगा और एम इफेक्ट भी काम करेगा, लेकिन आपको पता है दोनों क्या होता है, माइनस वाले होते हैं। चलिए अब वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप वैसे भी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कर ले जाते हैं तो कर लो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, तो अगर वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो तो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आर्थो पोजीशन के लिए मैंने बताया यहाँ पर 75 रख दो, और यहाँ पर मेटा के लिए हमेशा 100 चलता है। लेकिन इस बार देखो माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या करता है, बढ़ाएगा एक दूसरे की स्टेबिलिटी को, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस एम है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस का साइन बढ़ा रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मेटा पोजीशन के लिए मैंने बताया था 50 रखो, आपने 50 रख दिया, फिर सोचा प्लस लगाएं कि माइनस, आपने कहा ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम फैमिली के हैं तो बढ़ाएंगे, और बढ़ाने का मतलब क्या होता है, प्लस। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 25, माइनस माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ाने का साइन प्लस वाला, और यहाँ पर 100 और वो कैसा, वो भी प्लस वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो ओवरऑल वैल्यू बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 175 प्लस में यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 125 प्लस में आ जाता है। तो अब आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना था। सबसे बड़ी वैल्यू आपने बताया यहाँ पर 175, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा, जिसको हम लोग ऑर्थो कहते हैं। उसके बाद किसका नंबर आया, यहाँ पर सी वाले की वैल्यू 125 है, उसके बाद बी वाले की वैल्यू 50 है, और सबसे कम कौन हुआ, डी, जिसकी वैल्यू है वहाँ पर 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे जर्नल ऑर्डर की बात करते हैं, जर्नल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पूरा ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर कार्बोकेटाइन के जर्नल ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर आप बात कर सकते हो, यहाँ पर ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन, क्या है, ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग लगे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने बताया सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ट्राईफिनाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर फिर बताया गया बाईफिनाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप काउंट कर सकते हो। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है, इसके पास तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन का नंबर आना चाहिए था। यहाँ पर तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ट्राईमिथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट है और यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी ये क्यों पावरफुल है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना था। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको पता है CH3 यहाँ पर कार्बोकेटाइन, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या हो जाएगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, और वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया था CH3 क्या करता था, प्लस आई इफेक्ट भी शो करता था। ओवरऑल आप बताओगे तो ट्राईमिथाइल कार्बोकेटाइन के पास हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिलकर के इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो क्या हो जाता था, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल हो जाता था। नीट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पर आपको यही याद रखना था, ट्राईमिथाइल कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेरिजन टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये ऑर्डर ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो एलाइल कार्बोकेटाइन का आया, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाईमिथाइल कार्बोकेटाइन, 2 यहाँ पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर के इन्वर्सली होता है। कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर के इन्वर्सली। जैसे ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस कार्बन से, इसका हाइब्रिडेशन sp3, और यहाँ पर ये क्या है sp2, यहाँ पर जिससे जुड़ा वो कौन है, sp। तो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर के इन्वर्सली यहाँ पर 20% यस करेक्टर है, यहाँ पर 33.33% है, और यहाँ पर क्या हो जाता है 50%। जहाँ पर परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर कम, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए बताया गया यहाँ पर CH3 CH2 क्या हो जाता है, प्लस, ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। फिर यहाँ पर सबसे कम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, अगर ये कार्बन एनायन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन एनायन में बताया गया जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको पहले लिखा गया, ट्राईफिनाइल, फिर बाईफिनाइल, बेंजाइल कार्बन एनायन है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एलाइल कार्बन एनायन है,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो ड्यू टू रिजोनेंस, किसकी वजह से हुआ? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने कैसे देखा? आपने बताया परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर की वजह से देखा। यहाँ पर क्या आता है? एनायन किससे जुड़ा है? sp से। यहाँ पर किससे जुड़ा है? sp2 से। और यहाँ पर किससे? यहाँ पर क्या है? sp3 है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आता है आपको? अगर एनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर के डायरेक्टली होता है। जहाँ पर परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर ज़्यादा, जैसे यहाँ पर 50% ये सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा क्रम यहाँ पर 33.33% है, तो यहाँ पर नंबर आया, यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आई इफेक्ट से देखा गया। कैसे? आई इफेक्ट से, क्योंकि आपको पता है एनायन कार्बे एनायन है ना, माइनस आयन, और यहाँ पर CH3 क्या है? वो क्या होता है? अब बताओगे यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या करते हैं? यहाँ पर CH3 आया, ध्यान रखना यहाँ पर तो ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा CH3 उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई क्या करेगा? माइनस आई की स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 माइनस। इसके बाद किसका नंबर आएगा? ये CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, क्योंकि यहाँ पर केवल एक प्लस आई ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, और यहाँ पर कितने हैं? 2 प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पर टर्सरी वाला होगा तो यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप होंगे। कितने? 3। तो 3 लोग मिलकर के स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा घटा देंगे, यहाँ पर 2 लोग मिलकर के घटाएंगे, यहाँ पर 1 लोग मिलकर घटाएंगे। तो ये हो जाता है इसका ओवरऑल पूरा ऑर्डर आ जाता है। तो कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन का आपने पूरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर हम लोग फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल के केस में कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रेडिकल के केस में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वैसा फ्री रेडिकल का है। बस याद रखना फ्री रेडिकल के केस में यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? टर्सरी कार्बोकेटाइन का आता है। ध्यान रखना यहाँ पर तो सिर्फ कार्बोकेटाइन के केस में ऐसा होता है कि टर्सरी बेंजाइल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फ्री रेडिकल के केस में, जैसे अगर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक पल के लिए आप देख लो इसको। इस बार मैं फ्री रेडिकल का ऑर्डर लिखने वाला हूँ यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, इसी में देख रहे हैं हम लोग फ्री रेडिकल का ऑर्डर। तो ट्राई मिथाइल फ्री रेडिकल, बाई मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आपको ये ऑर्डर बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ऑर्डर बदलना पड़ेगा। यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन करना है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ध्यान रखना बेंजाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद यहाँ पर ट्राई मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एलाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पर बाई मिथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथाइल फ्री रेडिकल। तो ये आ जाता है यहाँ पर फ्री रेडिकल का ऑर्डर। तो फ्री रेडिकल के केस में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो मैंने चेंज किया था उसको आपको बदल देना है, रिजोनेटिंग वाले को पहले करना है, तब जा करके यहाँ पर इन सब। तो यहाँ पर रुक जाना, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। एलाइल का नंबर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, तब जाकर यहाँ पर टर्सरी का नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि एलाइल भी लिखा गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? पूरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएंगे? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस वाले को पहले लिखना है, उसके बाद तब जाकर के वहाँ पर अल्फा H का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कौन हो जाएगा? अब बताओगे H इफेक्ट की बात करते हैं, कौन सा? हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का रिजोनेटिंग इफेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? हाइपर कंजुगेटिंग का इफेक्ट आ जाएगा, H इफेक्ट का ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लोग क्या करने वाले हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को मिलाकर के एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से एक बार सीख चुके हैं। अब दोबारा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दोनों को मिला करके देखने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको याद हो, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, आपसे कहा जाए कि कोई एक कॉन्सेप्ट बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो आपको क्या बताना है? वहाँ पर बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एसिड का एक H+ तोड़ दिया, बनने वाला जो एनायन है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। चलिए, आपने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर डिपेंड करता है। एनायन का मतलब माइनस आयन, और बताओ माइनस आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब बताओगे माइनस आयन की स्टेबिलिटी को -M वाला बढ़ाएगा, -I वाला बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? आपने कहा +M, और +I वाला क्या करेगा?
घटाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो एक बार फिर से ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ में बताया गया ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होता है -m -i के डायरेक्टली होगा और +m +i के इन्वर्सली हो जाता है। समझ में आया सबको? चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आगे, एग्जाम्पल से अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लिया फर्स्ट यहाँ पर कोई दिया गया है, कोई एसिड है, यहाँ पर फिनोल का हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने NO2 जोड़ दिया, सेकेंड वाले में मैंने यहाँ पर Cl को जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने Cl को जोड़ दिया और थर्ड वाले एग्जाम्पल पे मैंने क्या किया यहाँ पर CH3 को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर CH3 को जोड़ दिया। एक और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कोई, ठीक है, OH हुआ और मैंने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर NH3+ को जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने ले लिए और आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, आप बताओगे एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को -m -i वाले बढ़ाएंगे, +m +i वाले घटाएंगे। देखो जब केवल पैरा पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगा हो, पैरा पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो पावरफुल इफेक्ट होगा केवल उसी से देखते हैं, दोनों को मिला करके नहीं देखते, जो पावरफुल होगा उसी से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर NO2 का, ये I भी इफेक्ट देखता है, M भी, लेकिन कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, M इफेक्ट। आप बताओ ये -m इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन की बात करते हैं, हेलोजन, इसका कौन सा इफेक्ट पावरफुल होता है, I वाला। अगर CH3 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या रखना है, आप बताओगे +m लिख देते हैं। अगर यहाँ पर NH3 की बात करते हैं, ये क्या करता है, -m इफेक्ट शो करता है। चलो एक और लिख देते हैं यहाँ पर 5 वाला, 5 की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने OH लिख दिया और मैंने यहाँ पर OCH3 लिख दिया। चलिए अगर OCH3 की हम लोग बात करते हैं, OCH3 की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओगे, ये इसका I भी देता है, I में -i देता है और M में +m देता है, लेकिन कौन पावरफुल होता है, M वाला। तो हम बताओगे यहाँ पर केवल +m लिखना है। जब पैरा पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो जो पावरफुल होता है उसी से देखा जाता है। तो कहने का मतलब एक ही बात याद रखो, M इफेक्ट से ही देखा जाएगा, केवल हेलोजन के केस में I इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है और माइनस क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा, देख के बताओ, बढ़ाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर बढ़ेगा, फर्स्ट वाले में बढ़ेगा, -i की वजह से भी बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि माइनस वाला है, यहाँ पर प्लस वाला है, घटाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ रहा है, आप बताओगे जिसका -m इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा। NH3 को सबसे पहले लिखा था मैंने ऑर्डर में, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप बताओगे फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आता था, NO2 का, तो फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद हेलोजन वाले का नंबर आ जाएगा सेकेंड। अब सवाल आता है थर्ड और फिफ्थ में तो घट रहा है, लेकिन कम कहाँ पर घटेगा ना, उसको पहले लिखा जाता है। अब बताओगे CH3 ऑर्डर में +m के ऑर्डर में काफ़ी पीछे हुआ करता था, वीकर डीएक्टिवेटिंग कहा जाता था और OC काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। तो आप बताओगे यहाँ पर थर्ड वाले का नंबर आएगा कि इसकी पावर थोड़ा कम है, स्टेबिलिटी को घटाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, लेकिन थोड़ा कम घटाएगा। और फिफ्थ वाला क्या करेगा, सबसे ज़्यादा घटाएगा। तो यहाँ पर हो गया इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया आर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल और फिनोल यहाँ पर दे दिया गया है। आपसे पूछा गया कि आप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर कैसे देखा जाएगा, देख लेना। अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल था, पैरा पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप थे, तो केवल एक इफेक्ट यूज़ किया था, वो कौन सा था, M इफेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पर लगा करके हमने उस आंसर को वहाँ पर टिक कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं सेम ग्रुप को कभी आर्थो पर, कभी मेटा पर, कभी पैरा पर लगा कर देख रहे हैं और पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करो। तो यहाँ पर याद रखना हम लोग कैसे करने वाले हैं, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को -m -i वाला बढ़ाएगा, +m +i वाला घटाएगा। तो आपको पता है NO2 में कैसा इफेक्ट शो करता है, -i, और M में -m। अब सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बात करते हैं मेटा पोजीशन की, तो आप बताओगे -i हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे -i -m, ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उससे यहाँ पर उसकी मदद ले सकते हैं। आप बताओगे आर्थो पर मैंने इसकी वैल्यू को बताया था कितना, 75, और मेटा के लिए, सॉरी M के लिए मैंने हमेशा बताया था +100 रखना है।
अब आपको देखना है बढ़ेगा तो बढ़ने वाला साइन लगाना है, और आपको अभी बताया एसिडिक स्ट्रेंथ को माइनस आई वाले बढ़ाते हैं, ये माइनस आई है तो प्लस साइन, ये माइनस एम है तो प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया वैल्यू मेटा पर थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए अब यहाँ पर 75 से घट के वो 50 हो गया। अब सवाल आता है प्लस में कि माइनस में, माइनस वाला क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो प्लस में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 25, यहाँ पर कर दिया 100, तो आप बताओ कि माइनस क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस में लगाया, ये भी माइनस क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा प्लस में, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो इसको 0 करो। अब टोटल यहाँ पर वैल्यू 175 कितना आया 175 प्लस में 50 प्लस में 125 प्लस में वहाँ पर 0, तो आपने कहा चलो ठीक है, आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आपने कहा सबसे ज़्यादा कौन है, हम लोग आर्थो मेटा पैरा करेंगे। आप बताओगे ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा है, इसको टिक कर दिया। फिर बताया इसके बाद किसका नंबर पैरा पे याद है, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा 50 प्लस में 50 है ना, ये प्लस 75 प्लस 25 और यहाँ पर 50 हुआ, तो आपने बताया कि ये मेटा वाला, और सबसे कम 0 वैल्यू है फिनॉल की, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिनॉल। ठीक है, बताओ क्या सच में ये ऑर्डर सही है, तो एक्चुअली ये ऑर्डर हो जाता है गलत। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप ऐसा करोगे तो गलत नहीं होने वाला, लेकिन आप बताओगे वही तो फॉर्मूला यूज़ किया लेकिन गलत हो गया, और हुआ गलत क्यों इसके लिए आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करेक्ट ऑर्डर बता दूं। करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया पैरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्थो, फिर मेटा, और सबसे कम यहाँ पर फिनॉल आ जाएगा, और ये करेक्ट होगा। फिर सवाल आता है वैल्यू तो सबसे ज़्यादा 175 आई थी ऑर्थो की, इसकी तो 125 आई थी, तो पैरा वाला क्यों हो गया ज़्यादा, मेटा वाला कम हो गया, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना था, ये कॉन्सेप्ट सीखना है। बताया गया एक्चुअली क्या हो जाता है, ये आर्थो पोजिशन पर जब NO2 ग्रुप आता है तो OH के क्या एकदम जस्ट बगल में है, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, यहाँ पर NO2 के साथ क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, आप बताओगे वो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो अच्छा एसिड बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है आप कितनी जल्दी H+ को बाहर निकालते हो, कितनी जल्दी H+ को बाहर निकालते हो, जितनी जल्दी निकालोगे उतना अच्छा वहाँ पर एसिड बनने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या था, इसकी पावर सच में ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या करता है, हाइड्रोजन इससे बंध जाता है एक वीक बॉन्ड से। अब क्या हो जाता है कि जैसे इसको वाटर में डाला जाता है, इसको अपना H+ बाहर निकालना था, लेकिन ये अपने H+ को उतनी जल्दी नहीं निकाल पाता है जितना एक्चुअली में इसको निकालना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गई। लेकिन अगर ये पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, ये आसानी से अपने H को निकाल देता है। इसीलिए क्या हो जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए आपको याद रखना है पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या हो जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या आता है, बताया जाता है इसकी किसकी वजह से हुआ, पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों हो जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अब इसका एसिड, इसका एसिडिक H उतनी जल्दी रिलीज नहीं होता है जितना हम इससे उम्मीद करते थे। समझ में आया इतना सबको? तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। यहाँ पर इतना दिया गया है, आपसे बताया गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपको बताया माइनस वाले बढ़ाएंगे प्लस वाले घटाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, आप इससे कर सकते हो। आपने बताया I में माइनस I, M में भी इसका क्या होता है माइनस M होता है। यहाँ पर केवल I, वो कौन सा माइनस I। यहाँ पर एक बार दोनों फिर से लगने वाले हैं, यहाँ पर माइनस I और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस M। यहाँ पर ना तो बढ़ा ना तो घटा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 75 रखना है और यहाँ पर इसका 100 रखना है। और आपको बताया माइनस है तो माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो प्लस में रखो, ये भी प्लस में रखो। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस 50 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 25 आएगा और यहाँ पर भी प्लस 100 आएगा। ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपने बताया टोटल यहाँ पर वैल्यू 175, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर 125 और वहाँ पर क्या हो जाएगा 0।
तो आपसे पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करके बताओ कि जहाँ पर वैल्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा करेंगे। अब बताओ कि ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा हुआ, इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, पैरा 125 है ना। अब बताओ कि पैरा का नंबर आया, उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये तो प्लस में 50 है। अब बताओ कि मेटा वाले का नंबर आएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। समझ में आया। तो आपको क्या करना था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक के हिसाब से आपने वैल्यू को रखी, वैल्यू को रखने के बाद आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस बार मैंने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 लगाया, उसको फिर अगले में मेटा पे लगाया, फिर पैरा पे लगाया। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर OCH3 है तो आपने बताया ये I और M दोनों इफेक्ट शो करेगा, लेकिन I में माइनस I करेगा, M में क्या करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात किया तो इसका माइनस I इफेक्ट होगा केवल, क्योंकि मेटा है। यहाँ पर एक बार फिर से क्या हो जाएगा, दोनों इफेक्ट काम करेगा, माइनस I और प्लस M इफेक्ट यहाँ पर काम करने वाला है। चलिए यहाँ पर 75 रखना था, लेकिन आपको पता है माइनस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो यहाँ पर प्लस 75 लिखा, लेकिन यहाँ पर 100 लिखना था। बताओ क्या प्लस वाला बढ़ाएगा, प्लस वाला बढ़ाएगा, अब बताओ कि नहीं, वो तो घटाएगा, तो यहाँ पर माइनस 100 लिख दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं 50, और कैसा 50 होगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ाने वाला है। यहाँ पर 25 लिखते हैं, आपको बताइए प्लस में 25 होगा, और यहाँ पर 100 होगा तो वो किस में होगा, माइनस में 100 होगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब आप बताओगे ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, अब बताओगे यहाँ पर माइनस में 25 आएगा। ठीक है, माइनस में 25 आ जाता है, और यहाँ पर प्लस में 50 था, अच्छी बात है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 75 आएगा। ठीक है, और आप बताओगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड तो है ही। अब देखना क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है। ऑर्डर की बात करते हैं, हमने जो उम्मीद की है उस ऑर्डर की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करते हैं। तो आप बताओगे ये क्या है, ये प्लस में वैल्यू है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मेटा। तो मेटा वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, ये भी माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा रहा है, यहाँ पर आना चाहिए बेंजोइक एसिड का नंबर। उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, आप बताओगे ऑर्थो वाला। ठीक है, ये माइनस में जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, केवल 25 माइनस में जा रहा है, आपने बताया ऑर्थो। लेकिन अगर हम लोग पैरा वाले की बात करते हैं, ये तो 75 माइनस में जा रहा है, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरा। तो सवाल ये आता है, ये हुआ इसका आंसर, लेकिन आपको याद रखना है ये गलत होता है। अब सवाल आता है पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है, तब क्यों गलत हो गया। तो इसके लिए मैं आपको करेक्ट ऑर्डर बता रहा हूँ, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। करेक्ट ऑर्डर का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा, तो बताया गया एक चीज़ याद रखना, अगर बेंजोइक एसिड का केस है तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहे बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हो चाहे घटाने वाला लगा हो, चाहे बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हो चाहे घटाने वाला ग्रुप लगा हो, तो ऑर्थो पोजीशन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और ऑर्डर आपको क्या करना है, पहले तो जो मैंने आपको बताया तरीका, ऐसे ही ऑर्डर को अरेंज कर लेना है। अगर बेंजोइक एसिड का केस कभी आता है तो ऐसे ऑर्डर को अरेंज करना है। उसके बाद ऑर्थो वाला चाहे जहाँ कहीं पर भी दिख जाए उसको उठा करके क्या करना है, सबसे आगे लिख देना है। ठीक है, कहीं पर भी दिखे उसको उठा करके सबसे आगे लिख देना है। यहाँ पर आपका ऑर्थो सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर बेंजोइक एसिड, ध्यान देना, फिर सबसे लास्ट में पैरा, ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑर्थो कहीं पर भी हो उसको उठा करके सबसे आगे कर दिया, उसके बाद कौन, मेटा, फिर बेंजोइक एसिड, और सबसे कम कौन हो जाएगा, यहाँ पर पैरा वाला हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आता है। फिर सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं, होता क्या है, अगर हम लोग बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, ये हो जाता है बेंजोइक एसिड, और मान लिया यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी ग्रुप जोड़ दिया। जब तक कोई ग्रुप नहीं जुड़ा था, जब तक कोई ग्रुप नहीं था, तो ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये जो आपको COH ग्रुप दिख रहा है, दोनों क्या करते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। मान लिया यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट जो है बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर ऊपर वाला COH ग्रुप है, ये क्या करते हैं, सेम प्लेन में ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब बगल में कोई ग्रुप आ जाता है तो क्या हो जाता है, इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है। इनका क्या हो जाएगा, अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन की वजह से क्या करता है, ये इस प्लेन को छोड़ करके दूसरे प्लेन में चले जाते हैं। ऐसे कभी ऐसे थे, जैसे ग्रुप आता है जुड़ता है, रिपल्शन होगा, ये दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। अब दूसरे प्लेन में जैसे ही जाते हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। अब ये मायने नहीं रखता ये ग्रुप बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है, लेकिन जैसे ही ग्रुप आएगा उसका खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्शन होगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जैसे यहाँ पर जाता है
ये इसकी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में इसको क्या करना पड़ जाता है, इसको क्या करना पड़ जाता है, अपने H+ को, ठीक है, अपने H+ को तोड़ करके बाहर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा अब, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर क्या हुआ, माइनस आया और ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो आया ही था, अब क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जैसे टूटा, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर क्या हुआ, प्लस, यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर प्लस हुआ, ये प्लस माइनस ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, पहले स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज कहाँ पर था, इस वाले ऑक्सीजन पे था और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। फिर बात करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर तो ग्रुप था, ग्रुप की वजह से सब कुछ हो रहा है। पहले स्ट्रक्चर में माइनस किसके ऊपर था, ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरे में किसके ऊपर है, अब भी ऑक्सीजन के ऊपर है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से इसको जाना जाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज सेम टाइप के एटम के ऊपर ही रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही दूसरे प्लेन में जाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत ही जल्दी H+ को निकालता है। जितनी जल्दी H+ को निकालेगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जितनी जल्दी H+ को निकाला उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ। फिर बात करते हैं H+ को क्यों निकाला, क्योंकि इसको पता है कि मैं अपना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कर लूँगा, जिसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओवरऑल कुछ ना समझ में आए तो आपको क्या याद रखना है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। क्या, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड का केस है, ऑर्थो इफेक्ट में कहीं पर भी ऑर्थो इफेक्ट आपके ऑर्डर में आता है उसको उठा करके सबसे आगे कर देना। क्यों हुआ ये, आप बताओ। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो समझ में आया सबको, तो यहाँ पर ये हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो याद रखना है यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का केवल एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो होता है बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये चाहता है कि कितना ज़्यादा मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो कोई गरीब आएगा तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। जितना अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसलिए बेस का एक कॉन्सेप्ट याद रखना। तो बेस क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बढ़ाता है, मैंने प्लस का मतलब ही बताया था, बढ़ाना होता है। तो प्लस m वाले बढ़ाते हैं और घटाता कौन था, माइनस m वाले। इसके अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस I वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे और माइनस I वाले क्या करते थे, घटाते थे। तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अब अगर आप दोनों को ज्वाइन करके देखो तो आपको यही समझ में आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो प्लस m प्लस I वाले बढ़ाएंगे, माइनस m माइनस I वाले क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है सबको। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करने की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। NO2 को मैं आर्थो से फिर मेटा पे लेके गया। अब मेटा से हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरा पर लेके जाने वाले हैं और उसके बाद लास्ट वाले को केवल यहाँ पर हम लोग एनिलीन को लिखते हैं, यहाँ पर एनिलीन को लिखते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, आर्थो मेटा पैरा है, एनिलीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे ऑर्डर को स्टेबलाइज करते हैं यहाँ पर। तो एक बार फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई नया वहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लग जाता है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर बताया माइनस I इफेक्ट शो करता है और क्या करता है, माइनस M इफेक्ट शो करता है। सारी चीज़ें बार बार हो चुकी हैं, अब ज़्यादा नहीं बताना है। माइनस I हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस I माइनस M, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ नहीं लग रहा है। अब बताओ, यहाँ पर 75 बोला था, M के लिए हमेशा 100 चलता है। तो आपको बताया माइनस वाला क्या बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, देखो उल्टा रिलेशन है। अब बताओगे घटाएगा, यहाँ पर भी घटा, यहाँ पर -75 -100, यहाँ पर 50 लिखना था, आपने बताया -50 लिख दो, क्योंकि ये भी क्या करने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने वाला है, ठीक है। उल्टा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पर 25 था तो -25 हुआ, 100 में भी माइनस हुआ। तो ओवरऑल वैल्यू को चेक करो यहाँ पर। तो आपने बताया
यहाँ पर -175 हो जाएगा, यहाँ पर -50 तो है ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा -125 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बताओ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, जिसका 0 है। 0 का मतलब कौन है, एनिलीन हुआ आपका, एनिलीन हो गया। इसके बाद कौन है, सबके सब माइनस में है, लेकिन यहाँ पर जो मेटा वाला है ये थोड़ा कम माइनस में है, ठीक है, मेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा, ये पैरा वाला, ठीक है, -125 है तो आपने इसको पैरा कहा। और सबसे कम कौन है, ऑर्थो वाला है, तो आप बताओगे यहाँ पर ये आ जाता है, और ये ऑर्डर आपका करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर क्या किया है, CH3 को ऑर्थो मेटा पैरा पर लगाया, और आपसे पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार फिर से आप बताओगे I और M इफेक्ट, और ध्यान रखना ये +I + M इफेक्ट देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आपने बताया केवल I देखा जाता, वो भी +I होगा। यहाँ पर बात करते हैं तो आप बताओगे +I + M इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार फिर से कोई नहीं लगा है तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, जितना है उतना बना रहेगा। अब आप बताओ यहाँ पर +75 के माइनस, यहाँ पर 100 प्लस में कि माइनस में, प्लस वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, बढ़ाने वाला साइन लगेगा। यहाँ पर 50 भी हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 100 भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर 175 वो भी प्लस के साथ, 50 प्लस के साथ, 125 वो भी प्लस के साथ। तो आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए, आप बताओगे सबसे ज़्यादा वैल्यू इस ऑर्थो वाले की है, ऑर्थो को सबसे पहले करो। फिर किसका नंबर आएगा, पैरा वाले का 125 है, उसको करो। फिर मेटा वाले का, और सबसे कम हम लोग यहाँ पर एनिलीन को करने वाले हैं, ठीक है। किसको करने वाले हैं, यहाँ पर एनिलीन को करने वाले। अब बात आता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये सच में सही है, आपने कहा नहीं ये गलत है, क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। फिर बात आती है ये गलत हुआ, कॉन्सेप्ट तो पूरा सही से अप्लाई किया यहाँ पर, तो गलत कैसे हो गया। तो याद रखना है यहाँ पर याद रखना है, कॉन्सेप्ट और सीखने को मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्थो पोजीशन पे, पहले मैं आपको करेक्ट ऑर्डर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कैसे क्या हुआ, करेक्ट क्या हो जाएगा। करेक्ट की बात करते हैं, बताया कि यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस जहाँ पर आर्थो दिखे उसको उठा करके क्या करना है, सबसे पीछे कर देना है, सबसे पीछे करना है। तो आप बताओगे पैरा सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा एनिलीन आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका कौन आ जाएगा, ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो सबसे लास्ट में आ जाता है। आप बताओगे इसके पहले तो एक एग्जांपल किया था, वहाँ पर तो ऐसा नहीं बताया गया, क्योंकि वहाँ पर तो ऑर्डर में वैसे भी ऑर्थो सबसे पीछे आ रहा था, ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर याद रखना एनिलीन का केस हो तो ऑर्थो पर चाहे बढ़ाने वाला ग्रुप लगा हो चाहे घटाने वाला ग्रुप लगा हो, ऑर्थो कहीं पर भी हो, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपने पहले ऑर्डर को लिखा, उसके बाद ऑर्थो कहीं पर भी उसको सबसे पीछे किया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ऑर्थो पीछे हो गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, उसके बाद का ये भी तो ऑर्डर सही होना चाहिए यहाँ तक का, इसलिए बताया गया ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑर्थो को उठा करके सबसे पीछे कर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली होता क्या, यहाँ पर अगर आपको अच्छा बेस बनना है, केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आप बेस नहीं बन सकते अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आप अच्छे बेस नहीं बन सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कराना पड़ेगा, ठीक है। जब आप किसी गरीब को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोगे तभी जाकर के आप एक अच्छे बेस बनोगे। अब होता क्या है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाता है, कोई बल्कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा होता है, ये ग्रुप क्या करता है, मान लिया कोई गरीब यहाँ पर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है यहाँ पर जुड़ने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बगल में है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इसके पास नहीं आ पाता है। जब आसानी से नहीं आएगा तो आसानी से ये क्या कर पाए, ये इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं करा पाएगा। इसलिए बताया गया आर्थो पोजीशन में अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आप बताओगे वहां पर स्टेरिक रिपल्शन होता है। क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑर्थो वाले की स्टेबिलिटी, जो कह सकते हैं ऑर्थो वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है। चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये मान लिया यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, कोई भी बेंजीन रिंग है, और आपको बताया प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन पाया जाता है बेंजीन में,
ठीक है, उसको दिखाया नहीं जाता है क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, वहाँ पर H को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ। अब मान लिया कोई इलेक्ट्रोफाइल जो चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, याद रखना बेंजीन रिंग पे चाहे कोई ग्रुप जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से गुजरेगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के पास जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से गुजरा तो वो क्या करता है, वो फ्री है। यहाँ पर जितने भी 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, वो किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन के पास जाए, उस हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर जुड़ सकता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। कोई आ रहा है, किसी को हटा रहे, वहाँ पर जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर ये फ्री है, किसी भी एक H को हटाए, चाहे वो कोई भी हाइड्रोजन हो, कहीं का भी हो, ठीक है, उसको हटा करके क्या करे, वहाँ पर जुड़ जाए। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस की बात करने वाले। मान लिया बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहता है इस बेंजीन रिंग से जुड़ना। अब सवाल ये आता है, क्या ये इस बार ये फिर से अपने मन के हिसाब से किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ सकता है? ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, जब कोई ग्रुप नहीं था तो ये फ्री थे, किसी भी H को हटाए, चाहे किसी भी H को हटा करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो खुद अपने हिसाब से नहीं जुड़ सकता है। उसको कौन गाइड करेगा, कौन डायरेक्शन देगा? जो यहाँ पर ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको गाइड करने का काम करता है। इसी को कहते हैं क्या, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर 2-3 केस हम लोग देखते हैं। जैसे केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, समझ रहे हैं आपको? केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर कोई बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई ग्रुप, ठीक है, मान लीजिए जैसे OH है, OH का मतलब क्या हो जाता है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एक्टिवेटिंग। A का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और बताइए कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से गुजर रहा है, वो चाहता है कि चलो ठीक है बेंजीन रिंग दिख गया, इससे चलते हैं, जुड़ते हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो कहाँ पर कहेगा इसको जुड़ने के लिए? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेगा कि मेरे पास पावर होती है आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप आर्थो और पैरा पर ही जाकर के जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। अब ये क्या करता है, ये जा करके चाहे आर्थो पर जुड़े चाहे पैरा पर जा करके जुड़ जाएगा। मान लें यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2। क्या लिख दिया? NO2। और NO2 के बारे में आपको बताइए क्या होता है, -M में लिखा गया है और माइनस वाले क्या करते थे, घटाते थे, इसलिए इसको कहा जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग। रिंग पे एक्टिविटी को घटाते थे। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पर, मान लिया कोई इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पर इसको कहेगा? कहेगा कि आर्थो और पैरा पर तो जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, आर्थो और पैरा पर तो मत जाना, क्योंकि वहाँ पर मैंने प्लस चार्ज जनरेट किया है। प्लस चार्ज का मतलब मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया है। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मेटा पे ही जाकर के जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं घटाया। समझ में आया? इसलिए अगर इस कंडीशन में कोई भी ग्रुप होगा, अगर कोई -M ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा? आप बताओगे, मेटा पोजिशन पर जुड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई। यही तो मैं आपको सिखा रहा था, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का केस। अगर कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है तो डिसाइड करेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा। एक चीज़ याद रखना, न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिंग पे अटैक नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल रिंग पे अटैक नहीं करता है। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती कराना चाहते हो तो उस केस में हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको सिखा रहा हूँ। केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पर। केस नंबर 2 में यहाँ पर ये बताया गया कि मान लो इस बार, ठीक है, मान लो इस बार क्या हुआ, ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर 2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर OH को जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर CH3 को जोड़ दिया। अब कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। अब बताओ, एक था तो जो था वही डिसाइड करता था, चाहे वो आर्थो पैरा पर भेजे चाहे वो मेटा पर भेजे। लेकिन अब यहाँ पर 2 हैं और दोनों आपको दिखा क्या, इसको हम लोग कहाँ पर पढ़े हैं? +M में। कहाँ पर पढ़े हैं? +M। +M का मतलब क्या हो जाएगा? ये
एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये कौन है? एक्टिवेटिंग, दोनों एक्टिवेटिंग, दोनों क्या कर रहे हैं? रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब सवाल आता है, अब दो हैं, दोनों में से किसके हिसाब से जुड़ने वाला है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग है तो जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग होगा वो क्या करेगा? वो अपने हिसाब से वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने की अनुमति देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वीकर एक्टिवेटिंग होते थे, अगर आपको याद हो, एक्टिवेट तो करते थे लेकिन वीकली करते थे ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। तो इसके हिसाब से होगा, क्योंकि ये ऑर्डर में आगे था। एक बार फिर से ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ऑर्डर पता होगा तभी आप अच्छे से कर सकते हो। और आपको पता है ये क्या बताएगा? कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा रहा हूँ, जहां मन के जुड़ जाओ। लेकिन पैरा पर तो पहले से कोई जुड़ा हुआ है, अब कहां पर जुड़ सकता है? केवल ऑर्थो पर जुड़ सकता है। तो कहां पर जुड़ सकता था? केवल ऑर्थो पर जुड़ सकता था। तो यहां पर जाकर के इसके हिसाब से ऑर्थो पर जुड़ गया। समझ में आया? चलिए एक केस और देख लेते हैं, यहां पर केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। केस नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं? इस बार मैंने कहा एक काम करते हैं, एक NH2 लेते हैं और एक NO2 लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ले लिया मैंने केस नंबर 3 में। और आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है? NO2 की बात करते हैं तो इसको हम लोग पढ़े थे +M में, NH2 को। और NO2 की बात करते हैं, इसको कहाँ पर पढ़े थे? -M में पढ़े थे। तो प्लस वाले क्या हो जाते थे? एक्टिवेटिंग। माइनस वाले क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। क्या होते हैं? अब बताओगे? डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ना चाहता है, कौन जुड़ना चाहता है? कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब सवाल आता है यहाँ पर तो एक एक्टिवेटिंग भी है और एक डीएक्टिवेटिंग है, किसके हिसाब से जुड़ा जाए? तो याद रखना, कभी भी अगर ऐसा हो, एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, तो ऑलवेज किसकी तरफ से? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग किसकी वजह से जुड़ेगा? एक्टिवेटिंग की वजह से जुड़ेगा। और एक्टिवेटिंग कहेगा देखो मैं रिंग को एक्टिवेट करता हूँ और आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो रिंग पे जाना है तो मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा। अब मेरे आर्थो पर जाओ या फिर पैरा। पैरा पर तो पहले से कोई जुड़ा हुआ है, तो कौन जहाँ कहाँ पर जा सकते हैं? केवल ऑर्थो पर जा सकते हैं। तो अब बताया गया यहाँ पर कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाता है, इसके हिसाब से ऑर्थो पर जाएगा और यहाँ पर NO2। तो ये हो गए इसके केसेस जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिंग के ऊपर अटैक करा रहे थे, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर बताया गया था कोई आर्थो पर जोड़ सकता था, कोई मेटा पर जोड़ सकता था, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग निक्लोफाइल को रिंग पे लेके जाना चाहें तो पहली बात आपके माइंड में ये होना चाहिए, निक्लोफाइल रिंग पे अटैक नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन अगर जबरदस्ती कराया जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बताया कि एक्चुअली होता क्या, मैंने आपको बताया बेंजीन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे पास क्या होता है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और निक्लोफाइल के पास क्या होता है? उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। निक्लोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले आपस में पास नहीं आने वाले हैं, ठीक है। एक हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अटैक करता है, लेकिन अब दोनों हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में आपको बताया गया अगर निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं रिंग के ऊपर, ये इनवर्सली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ऑर्डर में याद रखना, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कहाँ पर अगर हम लोग कराना चाहे तो कहाँ पर अच्छे से हो सकता है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग के ऊपर, तो आपको पता है अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर निक्लोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। किस कंडीशन में करा सकते हैं? कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दिया जाए जो क्या करे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने लगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर लिखना है, बताया गया जितना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, वहाँ पर निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर केवल एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया, फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने बेंजीन को लिख दिया, ना तो एक्टिवेटिंग ना तो डीएक्टिवेटिंग, और सबसे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। वैसे अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पूरे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो केवल एक जगह मिलने वाला है, जब हम लोग हेलो एरेंस की बात करेंगे वहाँ पर आपको निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा रिंग के ऊपर, नहीं तो इसके अलावा पूरी अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, जितना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग वो लोग क्या करेंगे, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो एक हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निक्लोफाइल जाकर के यहाँ पर अटैक करेगा। उसकी पहली चॉइस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये हो जाता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिसिटी।
ठीक है, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखना है एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। कोई भी अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए बहुत सारे और आपसे पूछा जाए सेलेक्ट करो इसमें से कौन से एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं और दूसरा क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बताया गया एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, इसको पहचानने के लिए हक्कल ने क्या किया, यहाँ पर कुछ नियम बताया। नियम ये कहता था जिस कंपाउंड को आप ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, वहाँ पर कुछ नियम आप अप्लाई करो। सबसे पहले आप देखो क्या वो कंपाउंड आपका साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो दूसरा देखो क्या वो कंपाउंड आपका प्लेनर है। प्लेनर से मतलब क्या होता है, क्या वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, क्या ये कॉन्जुगेटेड हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ऊपर की तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हम लोग 4 पे आते हैं। वो क्या होता है 4n + 2 पाई बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करना है। और अगर यहाँ पर आपने क्या किया, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में हैं, और इस चीज़ याद रखना अगर माइनस चार्ज और लोन पेयर ये भी कंजुगेशन में है उसको भी एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। फिर से सुनो, अगर माइनस चार्ज है या फिर लोन पेयर है ये भी कंजुगेशन में घूम रहे हैं तो उसको भी एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 4n + 2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हमने वैल्यू को रखा, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट एक कंप्लीट नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ वो क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। कैसे, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, ए की हमने बेंजीन ही उठा लिया सबसे पहले और आपसे कहा गया बताओ क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हक्कल का रूल यूज़ किया हमने, बताया क्या ये साइक्लिक है, आपने कहा पहला रूल फिक्स है। ठीक है, ये साइक्लिक है। फिर बताया क्या ये प्लेनर है, तो आपको बताया आप जितने भी कार्बन हैं सबका हाइब्रिडेशन निकालो, सबका क्या निकल के आता है sp2, आपने कहा ये प्लेनर भी है। फिर बात करते हैं कंजुगेटेड, तो याद रखना यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे ये हुआ, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन ये हुआ पाई बॉन्ड है। तो आप बताओगे यहाँ पर ये तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। तो आपने बताया कंजुगेटेड भी है। तो अब लास्ट वाला चलते हैं हम लोग यहाँ पर 4n + 2 पाई। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं। अब बताओगे पाई बॉन्ड तो यहाँ पर 3 है और एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड को बनाने में कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो जाएगा 2, वहाँ पर माइनस हो जाएगा 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझ में आया। और मैंने आपको यही तो बताया था n की वैल्यू को निकालो, अगर 1 आया 0, 1, 2, 3 कंप्लीट नंबर आए तो सबके सब क्या हो जाएंगे एरोमेटिक। तो आपका ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे बी वाले के एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लिया यहाँ पर क्या था, ऐसे कोई कंपाउंड था, ये आपसे पूछा गया बताओ क्या ये एरोमेटिक है, तो आपने कहा चेक करते हैं सबके सब रिंग है कि नहीं है, आपने कहा साइक्लिक है। फिर बताया कि प्लेनर चेक करो, याद रखना यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, चाहे ये वाला उठाओ चाहे ये वाला उठाओ, सबके सब क्या होते हैं sp2 होते हैं। तो बताया कि ये प्लेनर भी है। कंजुगेटेड है कि नहीं है, बताओ ये प्लस चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है, आपने कहा अल्फा पोजीशन ही है पाई बॉन्ड के साथ, या फिर इधर से देखा अल्फा पोजीशन ही है पाई बॉन्ड के साथ है, तो आप बताओ ये कंजुगेटेड भी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 4n + 2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो प्लस चार्ज तो यहाँ पर है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, केवल यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, उसी को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई। अब बताओगे पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 उधर जाएगा 0 आ जाएगा, तो n की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी 0 आ जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर सी वाला, अगर आपसे कह दिया जाए बताओ क्या ये माइनस चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। आप यहाँ पर काउंट करोगे सबका, सबसे पहले आप बताओगे ये साइक्लिक भी होता है, ठीक है, आप sp2 हाइब्रिडेशन निकालोगे सबके सब क्या होगा ये प्लेनर भी होगा। फिर आप यहाँ पर देखो माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में अल्फा ये हुआ पाई बॉन्ड हुआ, अब बताओ ये कंजुगेटेड भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या हो जाएगा, आपने कहा 4n + 2 पाई बराबर पाई इलेक्ट्रॉन बता के दिखाओ कितना हो जाएगा। अब बताओगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया माइनस चार्ज का मतलब इसके पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो तो वहाँ पर क्या करना है, आप बताओगे 2, 2, 4 टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। 5 से पाई यहाँ पर कैंसिल हुआ तो 4n बराबर कितना आ जाएगा 2, वहाँ पर घटेगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। क्या ये कंप्लीट नंबर है, मैंने बताया था ऐसा नंबर आना चाहिए कंप्लीट नंबर। आप बताओगे यहाँ पर तो कंप्लीट नहीं आया है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड
नहीं है। समझ में आया एरोमेटिक कंपाउंड, यही कंडीशन लगाना है, आपको पता चल जाएगा। चलिए दूसरा चलते हैं यहाँ पर एंटी एरोमेटिक। तो हकल ने यहाँ पर भी रूल दिया, हकल्स का रूल यहाँ पर भी चलता है। और हकल्स ने क्या रूल बताया एक बार फिर से, कहा कि जो भी आप एंटी एरोमेटिक देखना चाहते हैं वो आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा बताया गया यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। थर्ड यहाँ पर क्या बताया गया, आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो आप फोर्थ नंबर की कंडीशन पे आते हो, और फोर्थ नंबर की कंडीशन क्या, 4n पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रखना है। और अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट एक कंप्लीट नंबर आता है तो आप बताओगे वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ओवरऑल अब आपसे सवाल ये आता है, ऊपर की तीनों कंडीशन दोनों में सेम है, फोर्थ वाली कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर ऊपर की तीनों कंडीशन कहीं पर भी आ गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो अब तो एक डिसाइड हो चुका है, या तो एरोमेटिक निकलेगा या तो एंटी एरोमेटिक निकलेगा। यही चीज़ याद रखना है। तो अब आपको क्या करना है, क्या आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, केवल एक आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 4n + 2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक कंप्लीट वैल्यू आई तो एरोमेटिक रखना है, कंप्लीट वैल्यू नहीं आई तो वहाँ पर क्या बताओगे, एंटी एरोमेटिक। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे दे दिया गया एग्जाम्पल, और आपसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल दिया गया और आपसे कहा जा रहा है बताओ क्या ये एरोमेटिक है। आपने कहा सबसे पहले चेक किया गया, ये तो साइक्लिक निकल गया, ठीक है, साइक्लिक है। आपने कहा पहली कंडीशन फुलफिल है। फिर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। आपने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका sp2 हाइब्रिडेशन होता है, प्लेनर भी है। फिर आपसे बताया गया क्या कॉन्जुगेटेड है, आपने बताया इसको अगर ग्रुप माना तो अल्फा पोजीशन इसकी ये हो जाएगी, पाई बॉन्ड देगी, आपने बताया कॉन्जुगेटेड भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप पहला वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो, 4n + 2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना रखा है यहाँ पर, 2 पाई हैं जो आपस में कंजुगेशन में हैं, और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर कैंसिल हुआ, आप यहाँ पर 2 यहाँ पर घटेगा, जाकर के 4 में से 2 बचेगा, n बराबर 1/2 आएगा। और अब बताओ ये कंप्लीट नंबर नहीं है। अगर कंप्लीट नंबर आता तो इस कैटेगरी में एरोमेटिक करते, और कंप्लीट नहीं आया तो हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया, उसको फिर से यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, यहाँ पर भी आप बताओगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। 4n + 2 पाई बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, आप बताओगे 2, ये माइनस भी जा रहा है तो यहाँ पर 4 पाई। आप यहाँ पर भी n की वैल्यू को निकालोगे, कितना आएगा 1/2। तो फोर्थ वाली कंडीशन में अगर कंप्लीट नंबर नहीं आया तो इसको तुरंत क्या करना है, एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। अगर वही फोर्थ वाली कंडीशन में कंप्लीट नंबर आ जाता है उसको हम लोग एरोमेटिक में रख देते हैं। समझ में आया इतना, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं स्टेबिलिटी सीरीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे एरोमेटिक हो जाए, कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, नॉन कंजुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए। इस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करके बताओ, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना, सबसे पहले तो कहा गया सबसे ज़्यादा पावरफुल या फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कोई कंपाउंड होता है वो कौन होता है, अब बताओगे एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है। कौन होता है, एरोमेटिक। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऐसा कोई सिस्टम जो एरोमेटिक तो नहीं है लेकिन क्या है, कॉन्जुगेटेड। क्या है, कॉन्जुगेटेड है, वहां पर अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो उसका नंबर आता है यहाँ पर। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, कोई ऐसा जो कि एरोमेटिक भी नहीं है और कॉन्जुगेटेड भी नहीं, ना तो उसमें कॉन्जुगेशन है ना तो वहाँ पर कोई एरोमेटिसिटी है, तो उसका नंबर आता है। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है आपको पता है, जो एंटी एरोमेटिक होता है। जो एंटी एरोमेटिक होता है, अगर आप देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात देखो क्या कितना अंतर है, ठीक है। एरोमेटिक की बात करते ऊपर की तीनों कंडीशन दोनों में फुलफिल थी, ठीक है, लेकिन अगर फोर्थ कंडीशन ही क्या हो जाता है, यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाता है। तो यही आपको याद रखना था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा दौड़ में था एरोमेटिक बनने के चक्कर में, लेकिन क्या हो जाता है, फोर्थ कंडीशन फेल होने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग को इतना पढ़ना था, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले टर्म पे अब अगर आपको इसका क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलने वाला है, विजन नीट ऐप पे जाइए, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। इसके सॉल्व जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में और नीट में, तो क्वेश्चन वहाँ पर होगा। अगले टर्म पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है। आज हम लोग कितना करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।